हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट के कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसको फॉर्म कैसे करते हैं आंसर को। आप ज़रूरी नहीं कि जो आंसर मैंने मेंशन किया है वैसे ही उसको लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में इस आंसर को चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन मेंटेन यही करिए कि जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे कि डायग्राम, उन चीज़ों को आप ज़रूर मेंटेन करें क्योंकि उसी से आंसर फॉर्म होगा। सिर्फ थ्योरी लिख कर आएंगे तो आंसर का कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए डायग्राम्स को बहुत ध्यान से समझें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मंडल फ्लेमिंग मॉडल एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आर इफेक्टिव। तो बोल रहे हैं कि मंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंडर कुछ अजम्पशंस थी, उस अजम्पशंस के बेसिस पे आप हमें ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस कंडीशंस के बेसिस पे इफेक्टिव रहेंगी। तो हमने यहाँ पे दो एक्सचेंज रेट को डिस्कस किया है, वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और उसके बाद है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जैसा कि आपको पता है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता है और वो चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है, हमारे पास दो मार्केट्स होती है, एक होती है गुड्स मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। गुड्स मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारी चीज़ें आईएस कर्व को इफेक्ट करती हैं और मनी मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं वो एलएन कर्व को अफेक्ट करते हैं। गुड्स मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं वो फिस्कल पॉलिसी की वजह से आते हैं और जितने भी चेंजेस आते हैं मनी मार्केट में वो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आते हैं। जब भी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, हमारा आईएस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और जब भी हमारी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, हमारा आईएस कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ऐसे ही अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो हमारा एलएम कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो हमारा एलएम कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। तो आइए पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है, हमने यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी दिखाया है। अगर आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी दिखाएंगे तो वो सेम ही केस जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस फर्क ये है कि हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हमारी फिस्कल पॉलिसी जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसके टाइम हमारी फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होती है या नहीं होती। तो जैसे ही हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो कि होती है, चाहे तो जब गवर्नमेंट का परचेज इंक्रीज होते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है या फिर हमारे टैक्सेस जो है वो कम हो जाते हैं, तो जब भी हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है हमारा आईएस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। तो जैसे ही हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हुई, हमारा आईएस कर्व जो है वो आईएस से आईएस डैश पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इसमें क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो एलएम कर्व का कोई भी रोल नहीं है, तो इसलिए एलएम कर्व पे अब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी जो एक्सचेंज रेट की वजह से कोई भी चेंज आता है तो हमारे एलएम कर्व में कोई चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक स्पेसिफिक बोला नहीं गया है कि एलएम कर्व पे कोई इफेक्ट है तब तक हम एलएम कर्व को शिफ्ट नहीं करेंगे। सिर्फ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो रही है, इसलिए सिर्फ आईएस कर्व जो है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है आईएस से आईएस डैश पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो आई4 से I2 पे इंक्रीज हो गया और हमारा जो आउटपुट है वो Y1 से Y2 पे शिफ्ट हुआ। जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो आपको पता है कि अगर किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ पे उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो वापस मिले, उनकी इनकम इंक्रीज हो उससे। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही ज़्यादा हुआ उस कंट्री का कैपिटल इनफ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया, मैसिव कैपिटल इनफ्लोज हो गए, बहुत ज़्यादा कैपिटल उस कंट्री में आने लग गई, और इसी से क्या हुआ कि कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है या कंट्री की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हो गई। जैसे ही कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट हुई, उसके इम्पोर्ट्स और उसके एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ही आपका करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ, आपको पता चल गया कि अब आप कम पैसों में बहुत ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और वहीं अगर आपको ज़्यादा वहीं पे आपके एक्सपोर्ट जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि दिस डिस्करेजेस एक्सपोर्ट्स एंड इंकरेजेस इम्पोर्ट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंपोर्ट्स बढ़ गए और एक्सपोर्ट्स घट गए, और नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुए हैं और इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया, और जैसे ही वो नेगेटिव में गया, हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है जो कि C+I+G+NX होता है, जिसमें C होता है कंजम्पशन के लिए, I होता है इन्वेस्टमेंट के लिए,
जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए और एनएक्स होता है नेट एक्सपोर्ट्स के लिए। उसमें एनएक्स अगर हमारा नेगेटिव हो गया तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो वापस कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे आईएस कर्व को वापस शिफ्ट करना पड़ गया। ये इफेक्ट किसके वजह से आया है? हमारे एक्सचेंज रेट की वजह से, क्योंकि एक्सचेंज रेट ने हमारी करेंसी को अप्रिशिएट किया और करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, इम्पोर्ट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गया और इसीलिए हमारे आईएस कर्व को वापस लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना पड़ा। तो जैसे ही आईएस कर्व वापस शिफ्ट हुआ, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से। इसीलिए अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, हमारी फिस्कल पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर देते हैं। एक्सपेंशनरी होती है मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई, और अगर कंट्रैक्शनरी है मतलब सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई। तो अब एक्सपेंशनरी है तो सेंट्रल बैंक ने सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर दी। अब क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है, क्योंकि हमारा M/P होता है, क्योंकि उसमें प्राइस फिक्स्ड होता है, तो हमारा LM कर्व जो है वो LM से LM डैश पे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। जब भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा हमारा LM कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ से नीचे आ गया है। इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही गिरा उसकी वजह से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, क्योंकि अब हमारी कंट्री में लोग कम से कम इन्वेस्ट करेंगे। करेंसी डिप्रिशिएट होने की वजह से लोग हमारे से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, दूसरी कंट्रीज़ हमारे से ज़्यादा सामान खरीदेंगी, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इम्पोर्ट्स गिर गए, मतलब कि हमारा नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो गया, और नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुआ मतलब कि हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ मतलब कि हमारा आईएस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जैसे ही आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, हमारा जो है आउटपुट जो है वो Y1 से Y2 पे शिफ्ट हो गया, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो वापस I* पे आ गया। तो ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो वापस I* पे आ गया और हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी ने इफेक्ट दिखाया और हमारा आउटपुट इंक्रीज कर दिया विदाउट एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होती है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो हो गया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पहली आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। सेम वही प्रोसीजर कि गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़े या फिर टैक्स कम होने की वजह से हमारा आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया। आईएस कर्व जैसे ही शिफ्ट हुआ, हमारा LN कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम E' आया। उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, कैपिटल इनफ्लो हुआ, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में इनफ्लो किया, हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि कैपिटल परफेक्ट मोबिलिटी है, पैसा हमारी कंट्री में घूम रहा है, जिसकी वजह से पैसा बाहर के आने की वजह से हमारी जो कंट्री में है वो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई जैसे ही इंक्रीज हुई, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक्सचेंज रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पैसा तो आना शुरू हो गया कंट्री में, तो पैसा अब हमारे LM कर्व को तो इफेक्ट करेगा। तो LM कर्व जो है LM से LM डैश पे शिफ्ट करता है और हमारा जो है वो आउटपुट Y1 से Y2 पे YF पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एरोज देख सकते हैं, और हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ही रहता है। तो ये बताते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में इफेक्टिव है। तो ये था इसका फिक्स्ड एक्सचेंज फिस्कल पॉलिसी। अब हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सिमिलर है कि हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज करा तो LM कर्व LM डैश पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही LM कर्व LM डैश पे शिफ्ट हुआ, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर गया। इंटरेस्ट रेट फॉल की वजह से हमारी जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमारी कंट्री में कैपिटल इनफ्लो कम हो गया और कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू हो गया, लोगों ने बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कैपिटल आउटफ्लो की वजह से हमारी जो मनी सप्लाई है वो कम हो गई और LM कर्व जो है वो वापस LM डैश से LM पे शिफ्ट हुई, जिसका मतलब है कि ना ही कोई आउटपुट में चेंज आया और ना ही कोई इंटरेस्ट रेट में। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम।
तो यही हमें बताना था कि मेंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंडर कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें इफेक्टिव होती है और फिस्कल पॉलिसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में इफेक्टिव होती है। आइए चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है कि आपको स्वाम डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने होंगे डिफरेंट सिनेरियोज एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस इनबैलेंस पे एक इकोनॉमी के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्वाम डायग्राम है जिसमें ई जो है वो एक्सटर्नल बैलेंस शो करता है और वाई जो है ऐसे पॉइंट्स को शो करता है जहाँ पे इंटरनल बैलेंस होता है और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इम्बैलेंस होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम सिर्फ ई कोई भी हमारा पॉइंट जो है वो ई कर्व पे है तो हम उसमें एक्सटर्नल बैलेंस पे है लेकिन इंटरनल बैलेंस पे नहीं है। ऐसे ही अगर हम वाई पॉइंट पे है तो हम इंटरनल बैलेंस पे है लेकिन हम एक्सटर्नल बैलेंस पे नहीं है। लेकिन अगर हम इसके इंटरसेक्शन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि एफ पॉइंट है इस पे हो तो हम एक्सटर्नल बैलेंस पे भी हैं और इंटरनल बैलेंस पे भी है। तो ये है पॉइंट ऑफ बैलेंस जहाँ पे हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस दोनों होते हैं। अब ई कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है वो भी हमें कुछ शो करेंगे और ई पॉइंट कर्व के नीचे जो पॉइंट्स है वो भी हमें कुछ शो करेंगे। तो ई कर्व के जितने भी ऊपर के पॉइंट्स है वो एक्सटर्नल सरप्लस शो करता है और जितने भी नीचे के पॉइंट्स है वो एक्सटर्नल डेफिसिट शो करता है। सिमिलरली वाई कर्व के जो लेफ्ट वाली साइड है वहाँ पे हमें इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है और वाई के जो ऊपर जितने भी राइट को जितने भी पॉइंट्स है वो एक इंटरनल इन्फ्लेशन को शो करता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारा जोन 1 जो है वो एक्सटर्नल सरप्लस और इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है क्योंकि ये उसके ऊपर है कर्व के ई के ऊपर है तो ये सरप्लस शो करे और वाई के नीचे है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली जोन 2 में ये वाई के ऊपर है इसीलिए इंटरनल इन्फ्लेशन और ई कर्व के ऊपर है इसीलिए एक्सटर्नल सरप्लस। सिमिलरली वाई कर्व के राइटवर्ड है तो इंटरनल इन्फ्लेशन और ई कर्व के नीचे है तो एक्सटर्नल डेफिसिट और यहाँ पे क्लोज जोन है जो ई के नीचे इसीलिए एक्सटर्नल डेफिसिट और वाई के लेफ्ट में है तो इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही था। उसके बाद आपको बोला गया है कि अगर आप ई डैश कर्व पे हैं तो ये था आपने आपके चारों जोन्स को समझा दिया और आपने बता दिया कि इन पॉइंट्स पे एक्सटर्नल और इंटरनल इम्बैलेंस और बैलेंस शो होता है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है सी डैश। अगर यहाँ पे सी डैश है तो आपको दिखाया गया है कि सी डैश अगर आप सी डैश पे और अगर आपको एफ पे जाना है तो चाहे तो आपको एक तो एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा और डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। दोनों को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तभी आप एफ पॉइंट पे पहुंचेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाके सिर्फ और सिर्फ इंटरनल इम्बैलेंस पे पहुंचेंगे लेकिन एक्सटर्नल इम्बैलेंस आपको नहीं मिलेगा। और अगर सिमिलरली आप अगर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे तो आप एक्सटर्नल इम्बैलेंस पे पहुंचेंगे इंटरनल इम्बैलेंस पे नहीं। तो आपको दोनों चीज़ों को इंक्रीज करना होगा साइमल्टेनियसली जिसके बाद ही आप एफ पॉइंट पे रीच कर पाएंगे और आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल इम्बैलेंस जो है वो रीच होगा। सिमिलरली सी डैश आपको एक पॉइंट दिखाया गया है उसमें भी आपको बोला गया है कि आपको डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन और एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा तभी आप पॉइंट एफ पे रीच कर सकते हैं। तो ये था आपका स्वाम डायग्राम और आपको बताने थे इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इम्बैलेंस ऑफ एन इकोनॉमी जिसको आप इस डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको इस पूरी वीडियो से मिलेगा वो ये है कि आपके डायग्राम्स पे ही आपको पूरा आंसर डिपेंड करता है। अगर आप अपने डायग्राम को बना के इसकी जो चीज़ें हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं और इसकी कंडीशंस को समझाते हैं तो एग्जाम आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड करता है। बस आपकी आंसर फॉर्मेशन जो है वो सिक्वेंशियल होनी चाहिए। आप अपना डायग्राम बनाइए उसके बाद नीचे धीरे धीरे जो आपने जैसे जैसे बताया कि एक्स एक्सिस पे ऑप्शन है, वाई पे एक्सचेंज रेट है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम आपको आंसर जरूर आपको मार्क्स ज़रूर देगा। तो ये था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का पूरा आंसर। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आगे के आंसर्स मैं न्यू वीडियोस में ज़रूर समझाऊंगी, तब तक के लिए आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।